ठीक हो गया जी। तो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। नाउ देयर इज हमने लास्ट क्लास में बाइंग ऑन मार्जिन पढ़ा था जी। ठीक है, बाइंग ऑन मार्जिन सिंपली इज कि हम लोन लेते हैं ब्रोकर से और उस लोन को अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है इन्वेस्ट करा देते हैं। ठीक हो गया जी। मैं अब बच्चों को म्यूट भी कर रहा हूँ क्योंकि अगेन म्यूट कर लो यार अपने आप को सारे, तो फिर आवाज जो है ना वो उस तरह से जो है वो दरमियान में आ रही होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो हमने बाइंग ऑन मार्जिन के बारे में पढ़ा था। बाइंग ऑन मार्जिन सिंपली इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमने क्या किया, हमने लोन लिया ब्रोकर से और उस लोन को अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ मिला के इन्वेस्ट कर दिया, कोई सिक्योरिटी खरीद ली। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि हमने लोन पे अगर जो है सिक्योरिटी खरीदी हुई है तो जो हमारा ब्रोकर है वो फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करता है या रेगुलेटर्स कुछ ना कुछ सेट करते हैं। उसमें से एक इनिशियल मार्जिन था। इनिशियल मार्जिन मुझे बताता है कि मेरी एज ए इन्वेस्टर कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। अगर 50% इनिशियल मार्जिन है तो 50% पैसे मैं दूंगा, 50% लोन आएगा। अगर इनिशियल मार्जिन जो है वो 70% है सपोज, तो 70% पैसे मैं कंट्रीब्यूट करूंगा और 30% लोन जो है वो आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद डेफिनेटली मैंने इन्वेस्ट कर लिया। इन्वेस्ट करने के बाद ना प्राइस फ्लक्चुएट करेगी। प्राइस जो है लाइक 100 रुपए की मैंने एक सिक्योरिटी खरीदी जिसमें 70 रुपए मेरे हैं और बाकी जो है वो 30 रुपए जो है वो लोन लिया हुआ मैंने। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी की प्राइस सपोज अगर 100 रुपए से 70 रुपए पे गिर जाती है तो लोन मेरा 30 रुपए ही रहेगा। ठीक है, 40 रुपए मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली द थिंग इज कि एक ना फर्दर मतलब एक इनिशियल मार्जिन है जिसमें ये सेट है कि मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी और इन्वेस्टर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। दूसरा मेंटेनेंस मार्जिन है, अगर सिक्योरिटी की प्राइस गिरती है तो मुझे एटलीस्ट कितना परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही सिक्योरिटी की प्राइस गिरेगी, ठीक है, और वो लिमिट क्रॉस होगी तो मेरा जो ब्रोकर है वो ना मार्जिन कॉल कर देगा या सिंपली वो मुझे कॉल करेगा और मुझे कहेगा कि जी आपकी जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, आपका जो मार्जिन है वो कम हो गया है, तो आप ना मार्जिन को फिल करें दोबारा से या आप पैसे दें मुझे दोबारा से। ठीक है, तो उसको मार्जिन कॉल बोल देते हैं। ठीक है, तो बाइंग ऑन मार्जिन जो है ये मैग्नीफाई कर देता है लॉसेस को भी और प्रॉफिट्स को भी, दोनों को। ठीक है, और ये ज्यादा रिस्की होता है आपको अगर लाइक आप मार्जिन से इन्वेस्ट करते हैं, मार्जिन से लेके, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा होंगे अगर हुए तो, और आपके लॉसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। ये बिल बड़ी डिटेल से हमने जो है उस तरह से जो है वो पढ़ लिया था। तो मार्जिन ट्रेडिंग किस तरह से वर्क करती है ये भी हमने उस तरह से बड़ी डिटेल से उस तरह से जो है वो पढ़ लिया था। अब इसके ना कुछ रूल्स हैं जो कि रह गए थे। मतलब वी नीड टू कंसीडर कि अगर हम बाई करते हैं ऑन मार्जिन तो बाइंग ऑन मार्जिन के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है या क्या चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, अच्छा पहली चीज इंटरेस्ट है। ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू बोरो द फंड तो आपको ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉल मनी जो हमने डिस्कस किया कि जो ओवर द नाइट कॉल मनी होती है, इसका रेट जो होता है ना ये शॉर्ट टर्म लोन का रेट होता है। तो नॉर्मली आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो शॉर्ट टर्म रेट होता है जो कि ब्रोकर सेट करता है आपका। ठीक है, और जैसे ही ये इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा, जैसे स्टेट बैंक जो है अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है या स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है तो ये रेट भी ना ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा और ये रेट ऑटोमेटिकली उस तरह से कम होता रहेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन का रेट होता है। और ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टर्म लोन का रेट इसलिए भी होता है क्योंकि ना कोलेटरलाइज्ड अरेंजमेंट है। और अगर मैं पैसे नहीं देता तो वो क्या करेंगे, वो मेरी सिक्योरिटी को बेच देंगे और उससे पैसे जो है वो क्या करेंगे, उससे पैसे अरेंज करा लेंगे। ठीक है, तो इसमें एज सच प्रॉब्लम नहीं होती, एज सच इसमें कोई मसला उस तरह से जो है वो नहीं होता। तो इसका रेट शॉर्ट टर्म फंड्स का रेट जो कॉल मनी होती है, ये कॉल मनी के फंड का रेट उस तरह से जो है वो आपको जो है मिलता है। ठीक है, अच्छा रेगुलेटर जो है ना वो मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करता है। मतलब इनिशियली ना जो सपोज पाकिस्तान में SCCP है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, ये कह सकता है कि जी 60% जो है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये है कि इनिशियली इन्वेस्टर हैज टू कंट्रीब्यूट 60%। तो इन्वेस्टर का 60% कंट्रीब्यूट कर देगा तो उसको 40% लोन मिल जाएगा। ठीक है,
अब रेगुलेटर्स ये बढ़ा भी सकते हैं, रेगुलेटर्स ये ऑब्वियसली बात है कि कम भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ब्रोकर है ना वो सब्सिक्वेंटली भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। सपोज अगर रेगुलेटर ने कहा ना कि 50% मार्जिन होना चाहिए, तो ब्रोकर इसे कम नहीं कर सकता, लेकिन ब्रोकर इसे बढ़ा जरूर सकता है। ब्रोकर कहे कि नहीं जी मैं तो जी 60% या मैं तो जी 70% मार्जिन मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर आपने मेरे साथ लोन अरेंजमेंट्स करने हैं तो आपने 60% या 70% कंट्रीब्यूट करना है, मैं सिर्फ 30 या 40% आपको लोन अरेंज करके दूंगा। ठीक है, तो रेगुलेटर सेट करता है मिनिमम मार्जिन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, लेकिन ब्रोकर जो है वो हायर मार्जिन की रिक्वायरमेंट को मतलब रेज कर सकता है। ठीक है, तो इस मिनिमम रेट को रेज कर सकता है। अगर रेगुलेटर ने 50% रखी है तो ब्रोकर 70% तक 80% तक जितना भी वो चाहे उस तरह से रेज जो है वो कर सकता है। ब्रोकर इवन रिफ्यूज भी कर सकता है कि मैं जो है वो मार्जिन में आपको फैसिलिटेट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री है और ब्रोकर जो है उसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, ऑब्वियसली बात है कि ब्रोकर हैज टू प्रोवाइड द सर्विसेज और ब्रोकर हैज टू ऑफर मार्जिन एज वेल, ताकि उसका क्लाइंट उसके साथ जो है वो जुड़ा रहे। ठीक है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है, ब्रोकर भी इसे चेंज, ब्रोकर इसे बढ़ा सकता है, रेगुलेटर इसे सेट करता है। ठीक है, तो अगर आप मार्जिन कॉल रिसीव करते हैं, मतलब आपका जो लिमिट है ना वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से उस तरह से जो है वो कम हो गई है, आप जो है टोटल इन्वेस्टमेंट थी लाइक 100, आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था 60 और 40 इन्वेस्ट कराया हुआ था आपने लोन से। ठीक है, और मार्जिन रिक्वायरमेंट है सपोज हम कहते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 50%। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस 80 पे आएगी ना, तो 80 पे आएगी तो आपकी जो प्रपोर्शन है इन्वेस्टमेंट में वो 50% रह गया। तो जैसे ही ये 80 पे आएगी आपको कॉल नहीं जाएगी, जैसे ही ये 80 से बिलो जाएगी ना, मतलब सपोज हम कहते हैं कि आपकी ना प्राइस जो है वो 70 पे आ गई है, अब 70 में 30 रुपीज आपके हैं और इसी तरह से 40 रुपीज लोन के हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट 50% है, तो उस सूरत में क्या होगा, आपको कॉल चली जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मार्जिन कॉल रिसीव करते हैं और उसके बाद अगेन आप पैसे नहीं देते, तो ब्रोकरेज फर्म ना अपनी मर्जी से आपका कोई भी एसेट बेच सकती है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने पैसे लेके जो सिक्योरिटी खरीदी, आपने पैसे लिए और आपने बाटा पाकिस्तान के शेयर खरीदे उन पैसों से। ठीक है, आपके अकाउंट में ओजीडीसी का शेयर भी पड़ा हुआ है, आपके अकाउंट में सपोज पेल का शेयर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर आपको मार्जिन कॉल गई और आपने पैसे जो है वो नहीं दिए, ब्रोकर पैसे नहीं दिए ब्रोकरेज फर्म को वापस, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो कोई भी सिक्योरिटी, वो ओडीसी का शेयर भी बेच सकता है, वो पेल का शेयर भी बेच सकता है, तो ही हैज द राइट कि उसके पास आपके अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हैं उसमें से कोई भी शेयर बेच के वो पैसे पूरे कर लेगी। ठीक है, अच्छा दूसरा, अगर आपको मार्जिन कॉल रिसीव होती है तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती, मतलब मार्जिन कॉल रिसीव हुई कि जी आज ही आपने पैसे जमा कराने हैं, तो आप ये नहीं कह सकते उसे कि जी मुझे ना ये थोड़ा सा टाइम दे दें, एक हफ्ता दे दें, एक महीना दे दें, मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस तरह से नहीं होगा। आपको अगर लाइक मार्जिन कॉल रिसीव हुई है तो आपने उसी दिन पैसे जो है वो पे करनी है। अगर आप उसी दिन पैसे पे नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी सिक्योरिटीज उस तरह से जो है वो बिक जाएंगी जी। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है कि अगर प्राइस गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है, ठीक है, तो आपके जो पैसे हैं आप और पैसे जमा कराते रहेंगे, तो मार्जिन बाइंग में इट इज पॉसिबल टू लूज मोर फंड्स देन यू डिपॉजिट विद द ब्रोकर। ठीक है, और जितना भी लॉस होगा आप उसके रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जितना भी लॉस होगा उसके आप क्या है, बेवकूफ अपने आप को म्यूट रखा करो। अच्छा जी, चौधरी सुफियान साहब की जो है वो स्टोरी चल रही थी। ठीक है जी, तो अगर आपको मार्जिन कॉल रिसीव होती है तो सिंपली हम डिस्कस कर रहे थे कि आप ना ज्यादा लॉस भी आपको हो सकता है। आपको मार्जिन कॉल रिसीव होती जाएगी, आप पैसे पे करते रहेंगे एंड दे विल कम ए टाइम जब आपने इनिशियली जितने फंड डिपॉजिट कराए होंगे उससे ज्यादा का आपको लॉस हो चुका होगा और सारे के सारे लॉस के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे जी। ठीक है, तो बाइंग ऑन मार्जिन में आपको इन चीजों का ख्याल जो है वो रखना पड़ता है जी।
हो गया जी। अच्छा बेटा इसके बाद ना शॉर्ट सेल है। शॉर्ट सेल्स आप लोगों ने जो है वो एक मूवी भी देखी थी असाइनमेंट के तौर पे, द बिग शॉर्ट। तो शॉर्ट सेलिंग के कंटेक्स्ट में ना हम क्या करते हैं, हम ऐसी सिक्योरिटी बेच देते हैं जो कि अभी हमारे हम ओन नहीं करते सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब जनरली शॉर्ट सेलिंग में फायदा कब होता है? शॉर्ट सेलिंग में फायदा तब होता है जब मार्केट डिक्लाइन कर रही है। तो देखो जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, मतलब व्हेन देयर इज ए बुल मार्केट, तो हर इंडिविजुअल को फायदा है। हर इंडिविजुअल को फायदा कैसे है? आप सिक्योरिटी खरीद लें और जब प्राइसेस नीचे आने शुरू हो, पीक पे पहुंचे तो सिक्योरिटी बेच दें। तो एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन बुल मार्केट, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, फर्स्ट यू बाय एंड देन यू सेल, ठीक है। तो ये बुल मार्केट में उस तरह से इस्तेमाल जो है वो होती है। शॉर्ट सेलिंग क्या है? इसमें क्या है, हम पहले सेल करते हैं और फिर बाय करते हैं, और ये बियर मार्केट में इस्तेमाल होती है। अब इसका ना कंसेप्शन इस तरह से है कि मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक स्टॉक है, उसकी प्राइस गिरनी है, तो अगर उसकी प्राइस गिर रही है ना, तो मैं आज अपने ब्रोकर को कहता हूँ कि भाई मुझे ना आप मतलब मुझे आप ना उधार पे शेयर्स दे दें, ठीक है। अब शॉर्ट सेलिंग का कंटेक्स्ट क्या है? शॉर्ट सेलिंग का कंटेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि मैं कहता हूं अपने ब्रोकर को, ठीक है, मतलब आई एंटिसिपेट अभी जो प्राइस है ना सिक्योरिटी की, प्राइस इज 100, ठीक है, एंड आई एम एंटिसिपेटिंग दैट प्राइस विल डिक्लाइन टू 60। मुझे लग रहा है कि प्राइस ना 60 पे जाएगी। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिकली एक चीज है कि आई डू नॉट ओन दिस सिक्योरिटी। मेरे पास ना ये सिक्योरिटी नहीं है, कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, लेकिन प्राइस नीचे जाएगी मुझे पता है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये प्राइस डिक्लाइन से मैं फायदा हासिल करूँ या इससे मैं कमाऊं। तो मैं क्या करूंगा, आई विल शॉर्ट सेल, आई विल सेल शॉर्ट। सेल शॉर्ट का मतलब ये होता है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल आस्क माई ब्रोकर टू लोन मी सिक्योरिटी। मैं उससे ना सिक्योरिटी लोन पे ले लूंगा, मतलब वो किसी की होगी, वो हो सकता है ब्रोकर की हो, ब्रोकर हो सकता है कहीं से अरेंज करके दे, वो मुझे ना उधार पे सिक्योरिटी दे देगा, ठीक है। मैं फिर क्या करूंगा, आई विल सेल दिस सिक्योरिटी फॉर 100। आजकल प्राइस 100 चल रही है, तो मैं 100 रुपए की सिक्योरिटी को आज बेच दूंगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा, आई विल वेट, ठीक है। वेट करूंगा, मैं वेट कितना कर सकता हूँ, मतलब अगेन अगर मैंने ब्रोकर को टाइम फ्रेम बताया हुआ है कि 2 मंथ के लिए मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं 2 मंथ के लिए वेट करूंगा। मैं इससे ज्यादा भी वेट कर सकता हूँ, मैं इससे कम भी वेट कर सकता हूँ, ठीक है। आई विल वेट फॉर प्राइस डिक्लाइन। तो सपोज प्राइस डिक्लाइन करती है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल परचेज बैक द सिक्योरिटी एट 60। सपोज 60 पे प्राइस डिक्लाइन कर देती है, तो मैं परचेज बैक करूंगा इसको 60 पे एंड रिटर्न दिस सिक्योरिटी तो ब्रोकर। मैंने क्या किया था, मैंने उससे सिक्योरिटी लोन ली थी, ठीक है। अच्छा, मैंने सिक्योरिटी को बेच दिया 100 पे, प्राइस डिक्लाइन की, मैंने उस सिक्योरिटी को 60 पे खरीद के ब्रोकर को वापस कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरा जो यहाँ पे बेनिफिट आया, ठीक है, माई प्रॉफिट जो है, मेरा जो प्रॉफिट आया यहाँ पे, दैट वुड बी 40। मैंने 100 का बेचा और 60 का उस तरह से जो है उसको खरीद के वापस कर दिया। तो शॉर्ट सेलिंग का ना जो एसेंस है या जो इसका मेन एस्पेक्ट है वो ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होता है यहाँ पे, व्हेन प्राइस डिक्लाइंस। प्राइस डिक्लाइन होगी तो मुझे प्रॉफिट उस तरह से होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बोरो करते हैं स्टॉक टू सेल, ठीक है। इसमें हम अगेन एंड इन द सेकंड पॉइंट वी कवर द शॉर्ट पोजीशन। हमने डिस्कस किया था 2 पोजीशंस होती हैं, एक लॉन्ग पोजीशन होती है, अगर मैं बाय करता हूं तो आई एम टेकिंग ए लॉन्ग पोजीशन, अगर मैं सेल करता हूं तो आई एम टेकिंग ए शॉर्ट पोजीशन। तो हम सबसे पहले बोरो करते हैं और उसके बाद में वी कवर द शॉर्ट पोजीशन, मतलब हमने जो उस शेयर के अगेंस्ट शॉर्ट पोजीशन ली होती है, उसको सेल किया होता है, उसको हमने कवर करना होता है, ठीक हो गया। तो इसमें एक चीज जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि अगर ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम
मैंने सिक्योरिटी बोरो करके बेच दी, उस दौरान कोई डिविडेंड आता है या कोई इंटरेस्ट आता है उस सिक्योरिटी पे, तो मैं डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किसी किस्म का क्लेम नहीं रखूंगा जी। ठीक है। अच्छा, इसकी भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको बोरो कर रहा है तो वो आपको कह सकता है कि 50% ऑफ बोरोड फंड जो है, या जो आपने 100 रुपए की सिक्योरिटी बोरो की है सपोज, तो 50% जो है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आपने 50% अपने मामला में मेंटेन रखनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस गिरती जाएगी मुझे उसकी भी मार्जिन कॉल उस तरह से जो है वो आ जाएगी। और शॉर्ट सेल में भी अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी सिक्योरिटी बिक जाएगी। लेकिन शॉर्ट सेल में यह है कि प्राइस गिरने से मार्जिन कॉल नहीं आती, प्राइस बढ़ने से मार्जिन कॉल आती है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर प्राइस गिर रही है तो आपको मुनाफा हो रहा है, अगर प्राइस बढ़ रही है तो आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे भी इस डायग्राम में भी उसी तरह से जो है बताया गया है। मतलब सिंपली आप टाइम जीरो पे क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रेडिंग में यू बाय शेयर, इनिशियल प्राइस पे आप बाय करते हैं। ठीक है, और टाइम वन पे यू रिसीव डिविडेंड एंड सेल द शेयर, और आपका ना प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से शॉर्ट सेल में क्या करते हैं, शॉर्ट सेल में जीरो टाइम पीरियड पे यू बोरो शेयर एंड सेल इट इनिशियल प्राइस पे, उसके बाद आप रीपे करते हैं डिविडेंड को और बाय कर लेते हैं शेयर को टू रिप्लेस विच शेयर वाज ओरिजिनली बोरोड। ठीक है, तो आपने अल्टीमेटली क्या करना होता है, यहाँ पे पहले सेल करनी है, फिर परचेज के उसको वापस करके उसको जो है वो सिक्योरिटी वापस करनी है जी आपने। अच्छा, ये हमारा शॉर्ट सेलिंग था जी। लास्टली हमारे पास इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग सिंपली इज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि हम ना इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं टू ऑब्टेन एक्सेस गेन्स। सपोज मैं कंपनी के अंदर बैठा हूँ, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, और मुझे ना कंपनी की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे पता है कि जैसे ही रिलीज होंगी प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन रिलीज होगी, प्राइस बढ़ेगी, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन रिलीज होने से पहले इस सिक्योरिटी को खरीद लेना चाहिए। तो इट इज यूजिंग इनसाइडर इंफॉर्मेशन। ये जनरली इलीगल है, मतलब आप इसको जो है वो जनरली हम ये नहीं कह सकते कि इनसाइडर ट्रेडिंग पाकिस्तान में ममनू है, दुनिया में भी ममनू है। ठीक है, तो मैनेजर, डायरेक्टर या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, लॉ रिक्वायर्स ऑल इनसाइडर टू रिपोर्ट देयर ट्रेड। तो लॉ ये कहता है कि आप जब भी ट्रेड करो तो आप क्या करो, आप उसको रिपोर्ट करो। तो जैसे ही मैनेजर या डायरेक्टर शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, तो उनको ये चीज रिपोर्ट करनी होती है कि हम इन शेयर्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनसाइडर्स को एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। हमें एविडेंस ये बताती है कि इनसाइडर्स जो हैं दे कैन अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका केस है जहांगीर तरीन साहब का, जिन्होंने JWD शुगर मिल्स इन के जो है ये चेयरमैन भी हैं और ये CEO भी हैं हमारे जहांगीर तरीन साहब। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जो मुलाजिम था उसके नाम पे शेयर लिए थे और फिर बाद में बेचे थे। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आपने देखनी है तो बाजार मूवी है इंडियन, सैफ अली खान की, आप लोग इसको जो है वो देख सकते हैं जी। ठीक हो गया, तो आज के दिन हमने यही कवर करना था। तो अभी जो है वो अगेन आपका जो है ये खत्म होने वाला है सेशन। ठीक है, सेकंड सेशन में फिर आपके जो भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग होंगी या आपके जो भी इश्यूज होंगे उनको हम डिस्कस जो है वो करेंगे। तो 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह आपका जो है वो सेकंड सेशन का लिंक जो है आपको जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चलें जी, मैं आपको ना ये सेशन जो है वो करता हूँ जी शेयर दूसरा थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक।